नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार की और बट नेचुरल दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के खामखा, दिल्ली के 30 मार खां अरविंद केजरीवाल की। चुनाव निकट है, काफी पैतरे आजमाए जा रहे हैं। 25 में ही शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होने हैं और एंड में बिहार में चुनाव होने हैं, और खबरें वहां से भी के लिए भी निकल के आ रही है। क्या उन खबरों पे हम भरोसा कर सकते हैं? और इसी बीच आज बिहार को एक नया राज्यपाल मिला, जो केरल के राज्यपाल थे वो बिहार के राज्यपाल बना दिए गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब। अब आरिफ मोहम्मद खां के वहाँ रहते चुनाव संपन्न होगा। वैसे आरिफ मोहम्मद खां एक काफी ही समझदार और क्या कहें, वो एक जैसे इंटेलेक्ट पर्सन का कहीं पर होना अपने आप में गर्व की बात होती है। तो हम विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे दोनों विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनसे आपको मिलाता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता मनोज लाल दास मनोज जी, आप दोनों का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रशांत जी, आज मैं आपसे ही शुरू करूंगा। सबसे पहले हम थोड़ी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आप जैसी की खबरों में देख रहे होंगे, केजरीवाल जी रोज एक घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, परसों वो कर दूंगा। 10 सालों में जो कुछ नहीं किया वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कर देंगे। आज तो और हद कर दी। उन्होंने एक घर के आगे जाके टूटी से पानी खोलकर पी लिया और साबित किया कि यहाँ के पानी शुद्ध है। तो इस पर भाजपा के नेता जो कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि 10 साल में एक घर में पानी आ गया भाई। तो खैर ये तो कटाक्ष की बातें थी। अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से, यानी क्या कहा जाए, एक महिला सम्मान राशि पर 1,000 रुपया देने का वादा उन्होंने मार्च महीने में किया था, जिस बाबत वो फॉर्म भरवाए, लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिसका कि उन्होंने बाज़ाब्ते कैबिनेट में घोषणा किया था। लेकिन दिल्ली 7,000 करोड़ के घाटे में है जिस सरकार का बजट, और यही वजह रही होगी शायद, या कुछ आप अलग सोचते हैं तो आप बताएंगे, कि वो 1,000 रुपया नहीं दे पाए। अब इधर पिछले कुछ दिनों से वो 2,100 रुपया देने की बात कर रहे हैं। जी प्रशांत जी, आपका टर्न। सर, योजना तो इन्होंने पंजाब में भी कुछ इसी तरह की घोषणा की थी और आज तक पंजाब में भी नहीं लागू हुआ। वहां भी 2,200 रुपए देने की घोषणा की गई थी और इन्हीं की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री हैं और सब लोग जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल से केजरीवाल जी ही वहां की सरकार चलाते हैं, तो वहां भी नहीं कर पाए हैं। तो आर्थिक स्थिति चूंकि बदहाल है और इसका कारण यह है कि सरकार नाम की चीज है ही नहीं, ना तो दिल्ली में ना ही पंजाब में। इन लोगों का एक सबसे बड़ी, अगर बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने मन को बिल्कुल निष्पक्ष करके विश्लेषण कर ले तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की सरकार या पंजाब की भी सरकार, इन लोगों को काम में मन लगता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को काम में मन नहीं लगता है। इन लोगों का मन सिर्फ ड्रामा करने में, नौटंकी करने में और अपने विरोधी दलों को गालियां देने में, झूठे आरोप लगाने में और बहुत ज्यादा झूठ बोलने में। झूठ तो सब लोग थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, हर सीमा को पार कर गए हैं। तो इस तरह की चीज है। तो स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ की घाटे में चल रही है और वहां से जब 1,000 रुपए नहीं दे पाए आज तक घोषणा करके, तो ये 2,100 रुपए कहां से दे पाएंगे।
लेकिन चूंकि इनको जितने सर्वे आए हैं, चुनावी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, या इनका अपना पार्टी का तंत्र भी जो पता लगाता होगा, तो उसके माध्यम से भी इनको पता लग ही रहा होगा कि इस बार जमीन खिसक चुकी है, पांव तले जमीन खिसक चुकी है। तो उसको वापस पाने के लिए डिस्परेट होकर इस तरह की झूठी कवायद कर रहे हैं और उस तरह से लोगों को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। और अब इसमें कहां तक, क्योंकि लगातार स्टंट किया जा रहा है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, लगातार जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जिसमें अपने स्वयं केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, आतिशी मार्लेना वहां के मुख्यमंत्री, फिर संजय सिंह, ये तमाम लोग पूरा लगे हुए हैं जोर शोर से कि किसी तरह जो ठीक है। मैं आता हूं अब जी। अब मनु जी आपके पास, जैसा कि ये एक महिला सम्मान राशि ही नहीं, तकरीबन हर मुद्दे पर मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, यानी ऐसा लग रहा है मानो कि क्या कहा जाए। एक तो आम आदमी पार्टी के अंदर कोई नेता ही नहीं है, या तो केजरीवाल के वो तुम सहायक बन के रहो, असिस्टेंट, या जैसा वो अपने आप को मालिक कहते थे, तो मालिक के साथ किसको रखता है मालिक, आप समझ सकते हैं। मैं उन सबको नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। और जिस तरह से महिला सम्मान राशि पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर ये वोटर कार्ड ले रहे हैं, अगर उनको राशि देना है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर नोट करना चाहिए। वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, पैन कार्ड नहीं मांग रहे, वो केवल इनसे वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर लोगों का डाटा चोरी कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन फर्जी प्रोमिसेस के तहत। जी देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से दिल्ली में हमें लगता है कि आ चुका है। और जब ये जेल से निकले हैं तब से पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जिस तरह से कुछ लोग चुनाव के टाइम में सभी लोग कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं, चाहे वो जो भी प्रदेश हो, तो वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब इसका फैसला आपको दिल्ली की जनता करेगी कि क्या उन्हें 1,000 रुपया मिला, क्या उन्हें इस पर है भरोसा कि पानी यहाँ का शुद्ध है। मैं तो अभी भी दिल्ली में हूँ और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि पानी, कई घरों से लोगों की शिकायत रहती है कि गंदा पानी आता है। तो यहाँ जनता के लिए दो चीज सबसे बड़ी बात होती है, एक होता है उसका रोजगार, दूसरा होता है उसका सम्मान। तो सम्मान के रूप में जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है और जो घोषणा करते जा रहे हैं, तो इसका फैसला यहाँ की जनता चंद दिनों के बाद ही कर देगी। अब जनता ही सर्वोपरि होती है और हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता जो इनके जो पुराने वायदे हैं और नए वायदे हैं, और क्या स्थिति है, या रोजगार की क्या स्थिति है, या इनके वेतन देने की क्या स्थिति है, इनको राशि देने की क्या स्थिति है, सड़क में गड्ढा है कि नहीं, ये गड्ढा में सड़क है, ये सब यहाँ की जनता सोच चुकी है। और चिंता न करें, चुनाव का समय बहुत जल्द होगा और 5 वर्ष में एक बार ही जनता मालिक बनती है और जनता अपने उस मालिक का फर्ज अदा करेगी, उसके ही इंतजार दिल्ली के लोग कर रहे हैं। जी मनु जी, आज ही आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग दिल्ली में अपने कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए जो केजरीवाल ने शब्द इस्तेमाल पहले किए थे कि 500 रुपया लेकर आता है, 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है, पूर्वांचलियों के इस तरह के चीजों को लेकर अब आपकी पार्टी भी जैसा आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बताया है कि वो पूरे दिल्ली में जाएंगी। तो वाकई में पूर्वांचली तो यहाँ 24-25% के करीब तो दिल्ली में रहते ही हैं। और अगर यदि पूर्वांचलियों का मोह भंग हो गया, और होना निश्चित है, केराड़ी में पूर्वांचली ही भरे पड़े हैं, वहां की स्थिति स्वाति मालीवाल ने हम लोगों को दिखा रखा है पहले से। तो आप कैसे सोचते हैं, आपकी ही पार्टी का जो ये लाइन है, ये मूव कैसा है और इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? देखिए,
दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली दिल वालों की दिल में बसती है। और इसे हमारे ही पार्टी के नेताओं ने इसे बख्शी से समझा है। और दिल्ली में हमें लगता है कि बिहार के लोगों की संख्या भी किसी से कम नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, अन्य प्रदेशों की अगर तुलना किया जाए तो बिहार की जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पूर्वांचल में अगर आप बिहार को जोड़ दें तो हमें लगता है कि एक नया समीकरण लोगों के बीच में आएगा, क्योंकि बिहार के बारे में, पूर्वांचल के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, कोई झूठा बात तो है नहीं। उन्होंने ही कहा था कि 500 रुपया लेके आते हैं, 5 लाख का दवा इलाज कराते हैं, या बहुत सारी बात उन्होंने कहा था। तो अब वही चीज है कि अब इस स्थिति में, अब यहाँ हमारे पार्टी की जहां तक बात है, हम चुनाव लड़े न लड़े ये तो हमारी अलग है, वो तो एनडीए की जो बैठक होगी तो उसमें इस चीज को रखा जाएगा। लेकिन हम सहयोगी दल हैं और हम सहयोगी दल जहां भी हैं हमारे, हम उनके पक्ष में मजबूती से उतरते हैं। तो हमारे आज पार्टी के शीर्ष नेता जो दिल्ली में हैं, उन दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इन सवालों को रखा है, तो ये बिहार के लोगों के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों के लिए भी एक संदेश है कि किस तरह से उनके साथ चलने का काम किया गया है। ये अभी मौका आ रहा है, हम भी आपके साथ आ रहे हैं, आपके बीच में रहेंगे और आपको ही इसका जवाब देना है। जवाब तो आखिर दिल्ली की जनता को देना है, चाहे वो यहाँ के भी हो, जो यहाँ के वोटर हैं। तो इसीलिए अब ये वोटर कार्ड जमा कर लें या आपको क्या कहते हैं कि बैंक का पासबुक जमा कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और पूर्वांचल के लोग के साथ साथ दिल्ली के भी जो मूल लोग हैं वो भी इनको समझ चुके हैं। और हम जाएंगे अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में भी, हम दिल्ली में दौरा करेंगे, उनके लिए माहौल बनाएंगे, जो सच्चाई रहेगी वो उनके सामने लाएंगे और उनके ऊपर छोड़ेंगे तो उनको क्या करना है, दिल्ली की जनता को क्या पता। जी प्रसाद जी, जैसा कि आपको भी पता है कि ये येन केन परकेन कैग रिपोर्ट को नहीं रखने दे रहे हैं पटल पर। कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने एक ट्रिक खेला, दे दिया गया गवर्नर के हाथ में। आज भारतीय जनता पार्टी कोर्ट गई थी कैग के लिए पुनः, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट नहीं रखने पर आमादा है और 14 रिपोर्टें हैं। आपको क्या लगता है कि कैग की रिपोर्ट को भाजपा रखवा पाएगी या केजरीवाल इसको टालने में सफल हो जाएंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में अभी मामला जब तक चलेगा तब तक तो चुनाव का घोषणा हो जाएगा, क्योंकि अब दिसंबर लगभग बीतने को आ गया है और नया साल का शुरुआत होने वाला है 2025 का। तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। हालांकि दिल्ली में एक फेज में ही चुनाव होता है, तो ये भी चीज है। तो हमको लेकिन जहां तक लग रहा है कि केजरीवाल इसके लिए, उनके पास वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है और कांग्रेस के ही तमाम वकील उनके मदद में आ जाते हैं और उनकी अच्छी खासी सेटिंग देखी जाती है या उनका अच्छा खासा प्रभाव भी देखा जाता है। तो ये चीजें हैं, तो हमको लगता है कि वो चुनाव तक इसको तो टाल करवाने में वो सफल हो जाएंगे केजरीवाल निश्चित रूप से, चाहे भाजपा जितना जोर लगा ले। और उनको पता है कि इसको चुनाव से पहले ये अगर खुल गया तो इनका सफाया हो जाएगा। ऐसे भी तो इनके खिलाफ ही माहौल बन चुका है दिल्ली में। अब इस बात से तो इनके खुद के लोग भी अब इनकार नहीं कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हमें भी लग रहा है। आज मैंने जब कुछ इसको तलाशने की, इसी प्रश्न को जो आपसे पूछा, मैं इसके उत्तर तलाश रहा था, तो हमें यहाँ तक बताया गया कि अगर कोर्ट जिस दिन कह देगा कि पेश करो तो उस दिन ये विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा भी दिलवा देंगे, लेकिन ये कैग रिपोर्ट नहीं पेश करेंगे। क्योंकि अब तक जो हम आरोप लगा रहे हैं कि भाई जमुना सफाई का 8,000 करोड़ कहाँ गया, स्वास्थ्य का पैसा कहाँ गया, वो तो सारे कैग रिपोर्ट में मिल जाएंगे। और यही कारण है कि एन केन प्रकेन एक्ट एनी कॉस्ट केजरीवाल इसको नहीं लागू होने देंगे।
बहरहाल दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक होता जा रहा है और अभी तो उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है और भाजपा अब तक बैठी है। संभवतः कल भाजपा की चुनाव समिति जो है, केंद्रीय चुनाव समिति, वो बैठने वाली है। संभवतः, अभी कंफर्म नहीं आया है। अगर बैठा तो कल नाइट तक भाजपा की भी लिस्ट आएगी और कांग्रेस के भी आज दूसरी सूची आने की खबर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे उम्मीदवारों को उतार दिया है। अब हम दिल्ली से रुख करते हैं बिहार की ओर, मतलब जहां 25 के अंत में चुनाव होना है। दिल्ली में मैं बैठा और मीडिया के अंदर नीतीश कुमार के लेकर एक से एक खबरें चल रही। एक दो जगह देखा तो लगा चलो भाई अपना अपना सब गेस्ट लगाता रहता है, लेकिन जब मेन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में नीतीश कुमार के पुनः पलटी मारने की खबर देखकर मैं थोड़ा सा अपने ये राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए जो एक्सपीरियंस था उसको मैंने खंगालने की कोशिश की। तो उसको खंगालने के क्रम में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। प्रशांत जी, आपसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पुनः पलटी मार सकते हैं? आपने सर एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। कोई कारण नहीं नजर आता कि नीतीश कुमार अब इधर से उधर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार इधर से उधर गए हैं कुछ न कुछ उसके पीछे कारण रहा है। जैसे 2013 में भी कहा जाए तो उनका संबंध लाल कृष्ण आडवाणी जी से बहुत अच्छा रहा था। उनको वो अपना फादर फिगर या अपना गार्जियन या अपना दिशा गुरु जो भी है वो मानते रहे हैं। तो उस टाइम एक विक्षोभ की स्थिति पैदा हुई थी। नरेंद्र मोदी का जैसे जैसे नाम आगे बढ़ाया जा रहा था भाजपा के अंदर में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, वैसे वैसे नीतीश कुमार की नाराजगी और भाजपा के अंदर भी बहुत सारे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी और वो संबंध विच्छेद कर लिए थे। तो एक तो वहां फिर 2017 में 2015 में वो राजद के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े, भारी बहुमत से जीत गए। और एक तरह से कहा जाए तो 2010 में एक तरह से राजद की राजनीतिक डेथ हो चुकी थी। उस पार्टी को उन्होंने जिंदा भी कर दिया, लालू जी के दोनों पुत्रों को राजनीतिक पहचान भी दिला दिया, वो सब चीजें हैं। हाँ, हम लोग गड़े बोलिए नहीं उखाड़े, आप मैं संभावनाओं पे बात कर रही हूँ। हाँ, संभावनाएं पर ही बोल रहा हूँ सर। तो लेकिन वहां भी उनको थी एक इच्छा थी कि 2019 में उनको विपक्ष अपना प्रधानमंत्री चेहरा बनाए और इसके लिए उन्होंने तमाम प्रदेशों का दौरा किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, बंगाल गए थे, केरल गए थे, महाराष्ट्र गए थे, शरद पवार से मुंबई में बहुत सारे लोगों से मिले और दिल्ली तो अनगिनत बार गए थे। और जब सब जगह से उनको नहीं आशातीत सफलता मिली तो 2017 में उन्होंने वहां से संबंध विच्छेद कर लिया राजद से और भाजपा के साथ आ गए। फिर गए तो 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की इच्छा उनकी थी। अब वो परिस्थितियां नहीं है, अब उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रह रहा है और दूसरी चीज की वो अब सब चीज समझ गए हैं, जो खास करके जो यूपीए है या इंडिया अलायंस जिसको नया नाम दिया गया है, उनकी तमाम चीजों को उन्होंने बहुत भली भांति समझ लिया है कि वहां कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है और धोखा देने के अलावा वो लोग कुछ करते नहीं है। और नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को जिसने इंडिया अलायंस की पूरी बुनियाद रची और जिसको खड़ा किया, जिसको एक मंच पर लाने का काम किया और सारा का सूत्रधार नीतीश कुमार स्वयं थे और उन्हीं के पीठ में खंजर घोंपा गया। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद आज की डेट में नीतीश कुमार क्यों फिर पलटी मारेंगे, कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता है। अब एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं सर कि पिछले सितंबर महीने में, अभी दिसंबर का लास्ट लगभग चल रहा है, सितंबर महीने में भी इसी तरह की हवा
काफी फैलाई गई थी पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और कारण क्या बताया गया कि वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन किया जा रहा है उससे नीतीश कुमार बहुत गहरे ढंग से नाराज है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर भी बीत गया, दिसंबर भी बीतने को है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह की पता नहीं किसको क्या सूझता है कि इस तरह की र्यूमर रह रह कर पैदा करता है। जी चलिए, इन बातों का सही जवाब तो मनु जी ही दे सकते हैं। तो मनु जी, आपसे ही अब सवाल है हमारा कि जो ये बातें निकल कर आई, जो प्रशांत जी ने कहा, फिर भी मैं जो समझ पाया कि कांग्रेस के पास मीडिया का गजब का कंट्रोल है। आज भी इतने दिनों से सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस के खिलाफ आपको रिपोर्टिंग बहुत कम देखने को मिलेगी, और विशेषकर उस परिवार के खिलाफ। और ऐसे में ये नैरेटिव बिल्ड होता है, क्योंकि अभी संसद में खुलासा हुआ है ओसीआरपी वाला, सीसीआरपी वाला, तो उसमें भी मीडिया हाउस मैनेज होता है, ये अब हम लोग को पता चल चुका है। ऐसे में आपसे ये फाइनल रिमार्क आपका कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी के शीर्ष नेता क्या ऐसा सोच सकते भी हैं या सोच रहे हैं, या जो भी आपके मन में आता हो? देखिए राकेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है, ये तो अलग बात है। लेकिन जो परिस्थितियां चल रही है, जिस तरह से एक रिमार्क आ रहा है, खास करके छोटे छोटे यूट्यूबर चैनलों के माध्यम से, कि उसमें ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी अब अलविदा कहेंगे, तो अब जो है सो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। कुछ जगह पर यह भी दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव रात में दौड़े दौड़े उनके घर पर चले गए। अरे बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। और कई कई चैनल पर तो ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उनका स्वागत होगा। फिर कई यूट्यूब चैनल को आप देखिएगा कि उसमें है कि राजद की बैठक हुई, उसमें नीतीश जी के नाम लेने पर सारे विधायक हार गए। देखिए, राजद की बैठक हुई, उसमें नीतीश जी की कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन कुछ चैनलों ने इस तरह के जो अफवाहें जो उड़ा दी है, अब प्रगति यात्रा के दौरान बीजेपी के नहीं रहे, तो बीजेपी के सारे सीनियर मोस्ट लीडर तो बिहार से बाहर हैं। उसमें कहा है कि आज भी विजय सिन्हा जी का बयान आया, पक्ष में बयान आया। तो मेरा ये कहना है कि कोई माहौल ही नहीं है, कोई मकतूल ही नहीं है इन सब बातों का। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर तेजस्वी यादव जी जाकर नीतीश जी से मिले, तो इसको किसी भी आप दैनिक समाचार पत्र में इस न्यूज को नहीं देखिएगा, कहीं भी जी न्यूज ये सब जो है वहां पर उसको नहीं देखिएगा। लेकिन इसको आप यूट्यूब चैनल जो बनाए हुए हैं, अब यूट्यूब न्यूज चैनल तो हम भी बना लिए हैं, तो हमारे जैसे कई लोग बनाए हुए होंगे, तब अपने व्यूअर को ऊपर करने के लिए यहां तक लिख दिए कि भाई अमुक तारीख को ये लोग हो रहे हैं, खरमास का इंतजार किया जा रहा है, तो फलना इंतजार किया जा रहा है। अब महिला संवाद यात्रा का स्थान पर महिला प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, ये सब तो। लेकिन जहां तक हमें पता है, मैं भी एक छोटा सा ही कार्य करता हूं, लेकिन कार्यालय से लेके सारे जगहों पर बातचीत से मुझे लगता है कि ऐसा कहीं से कोई समाचार नहीं है और न कोई ऐसा स्थिति है। भविष्य की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिल्कुल आज बिल्कुल। तक जो चैनल जितने दिखा रहे हैं, उसमें इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। और जो चीज दिखा रहे हैं, जो चीज कहीं नहीं दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के घर में तेजस्वी यादव रात में घुस रहे हैं, ये चीज नहीं दिखा रहे हैं कहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब पूरी तरह से भ्रामक है। और हमें लगता है कि ये किसी न किसी के इशारे पर, आपने कांग्रेस का नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कि उन लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं, उनको प्लेट के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन जनता भी जानती है और नीतीश कुमार भी जानते हैं और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जानते हैं कि ऐसा कहीं से कोई बात नहीं है। अब पूरी शक्ति के साथ एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, यही हमारा कहना है। जी, आप लोगों की बात से और जो हम भी समझ पा रहे थे, प्रशांत जी भी सहमत हैं। एक तरफ तो ये खबर चल रही है कि एनडीए का कुनवा बढ़ने वाला है। एनडीए का कुनवा अब 364 के पार जाने वाला है, यानी इतने लोग आने वाले हैं। शायद इन चीज़ों को भी बैलेंस करने के लिए इस तरह की खबरें उड़ाई जाती होंगी। हमारा चैनल छोटा है, लेकिन जो हमारे पास अपना तजुर्बा है और अनुभव है, मुझे जो लग रहा है, और मैं कारण भी ढूंढा, तभी मैं ये ढूंढ पाया कि एक तरफ ये खबर भी चल रही है कि एनडीए का कुनवा बढ़ने वाला है, तो शायद इस खबर को डाउन करने के लिए इस तरह की खबरों को बढ़ाया गया होगा। ऐसा ही कुछ हमें भी लगता है, क्योंकि आज जहां पर एनडीए की राजनीति बिहार को लेकर है, उसमें अगर यदि कुछ भी होता है राजनीति में, कोई नहीं कह सकता। यदि ये ब्रेक होता है तो बिहार की जनता कितना सफ़र करेगी, इसका अनुमान करके आत्मा सिहर उठता है, काँप उठता है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद बिहार पर बहुत ध्यान दिया गया है और उस बिहार के विकास के लिए अभी कम से कम ये सरकार मजबूती से चलना चाहिए। ये हमारा अपना एक आकलन है, अपना समझ है। खैर, कल फिर हम सुबह में आज के तरह ही आपके समक्ष हाजिर होंगे एक मुद्दे के साथ। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।